जय हिंद। स्वागत है आपका एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट हिस्ट्री की क्लास में हम लोग वैदिक कल्चर पूरा पढ़ चुके थे। आज हम लोग जनपद और महाजनपद टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग टाइमलाइन समझ लेते हैं कि कैसे चीज़ें चल रही थी और क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही थी। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 27,000 BC से 1750 BC तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में हम लोग पढ़े इंडस वैली सिविलाइजेशन। और 1750 BC से 1500 BC का जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड कैसा था? ये मिस्ट्री था। मतलब इस टाइम पे क्या हुआ, कैसे चीज़ें हुई, किसी को कुछ नहीं मालूम। ठीक है, इस टाइम का कोई हमको खास एविडेंस नहीं मिलता है। फिर 1500 BC से 600 BC तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में हम लोग पढ़े थे वैदिक पीरियड के बारे में। 1500 BC से 600 BC तक हम लोग क्या पढ़े थे? वैदिक पीरियड के बारे में पढ़े थे। अब 600 BC के बाद का जो टाइम पीरियड है, यानी 600 BC के जो बाद का टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड को बोला जाता है महाजनपद पीरियड। ठीक है, तो 600 BC के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं महाजनपद पीरियड। और आज की क्लास में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग समझते हैं कि महाजनपद का मतलब क्या होता है। ठीक है, महाजनपद क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, महाजनपद वर्ड को समझने से पहले हम लोगों को जनपद वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। कौन सा वर्ड है? जनपद। ये जो वर्ड है जनपद, जनपद वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। जनपद वर्ड दो वर्ड को मिला के बना हुआ है। पहला जन और दूसरा पद। मतलब जन का मतलब होता है लोग, यानी कि पीपल, लोग। और पद मतलब होता है पैर, जहाँ पे उनका पैर पड़ा या फिर जहाँ पे वो लोग रहना शुरू कर दिए। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग आके रुक गए और वहाँ पे रहना शुरू कर दिए, वैसी जगह को बोला जाता था क्या? जनपद। ठीक है, जैसे आज के टाइम हम लोग कहाँ रहते हैं? आज के टाइम हम लोग किसी शहर में रह रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कोई एक छोटा सा शहर या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। सेम उसी चीज़ को पहले के टाइम पे क्या बोला जाता था? जनपद बोला जाता था। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे लोग आके रहना शुरू कर दिए, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया जनपद। ठीक है, अब इसी जनपद वर्ड के आगे, ये जो हमारा जनपद वर्ड है, इसी जनपद वर्ड के आगे अगर हम लोग महा लगा दें, महा प्लस जनपद। महा मतलब क्या होता है? लार्ज, यानी बड़ा, लार्ज। और जनपद मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हों। ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे हों। तो ऐसी बहुत बड़ी जगह जहाँ पे लोग रह रहे हों उसको बोला जाता है महाजनपद। जनपद मतलब वो जगह जहाँ पे लोग रह रहे हों, और महाजनपद मतलब ऐसी बहुत बड़ी सी जगह, एक बहुत बड़ा स्टेट कह लीजिए, एक बहुत बड़ा स्टेट जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, उसको बोला जाता है महाजनपद। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए, समझने के लिए आप ये एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा शहर है वाराणसी। वाराणसी एक छोटा सा शहर है, तो वाराणसी क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। अब महाजनपद क्या होगा? जैसे कोई एक बहुत बड़ा स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? महाजनपद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दोनों वर्ड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जनपद मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, और महाजनपद मतलब एक बहुत बड़ा स्टेट। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टेट जहाँ पे लोग रहा करते थे, बहुत सारे लोग रहा करते थे। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए, हमारे पास अगर हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो हिस्ट्री में आप लोग राजा के बारे में पढ़ते हैं, राजा रानी की कहानी होती है। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग को यहाँ से आज पढ़ना भी राजा रानी के बारे में है। तो राजा रानी कहाँ रहते थे? जो भी पहले के टाइम में, बहुत पहले जब जनपद और महाजनपद वाला पीरियड चल रहा था, महाजनपद पीरियड चल रहा था, यानी 600 BC के बाद की जो बात है, उस टाइम में राजा लोग रहा करते थे। ठीक है, राजा लोग कहाँ रहते थे? देखिए, महाजनपद, महाजनपद
महाजनपद अभी हम आपको बताए कि क्या होता था, एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, ठीक है, स्टेट की तरह एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। अब इस महाजनपद, ये जो स्टेट है, ठीक है, इस स्टेट की कोई कैपिटल भी होगी, है ना, इस स्टेट की कोई कैपिटल भी होगी। जैसे मान लीजिए आपका महाजनपद हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए उस टाइम का जो स्टेट रहा होगा उसकी एक कैपिटल भी रहा करती होगी, और ये जो कैपिटल उस जगह की होती थी, उस महाजनपद की जो कैपिटल होती थी, इसी कैपिटल में किंग रहा करता था, ठीक है। जो महाजनपद होता था, महाजनपद की एक कैपिटल हुआ करती थी, जैसे आज स्टेट्स की कैपिटल है ना, तो उस टाइम भी स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी, महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी, और उसी कैपिटल में कौन रहा करता था, किंग रहा करते थे, ठीक है, राजा लोग रहा करते थे, ठीक। अब ये जो कैपिटल होता था महाजनपद का, ठीक है, महाजनपद का एक कैपिटल होता था, उस कैपिटल में किंग रहा करते थे, और उस कैपिटल को फोर्टिफाई कर दिया जाता था, फोर्टिफाइड कर दिया जाता था, मतलब किलेबंदी कर दी जाती थी। मान लीजिए ये आपका हो गया पूरा एक महाजनपद, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, महाजनपद। इस महाजनपद में ये वाला जो एरिया है, ये हो गई आपकी महाजनपद की कैपिटल, ठीक। अब इस कैपिटल को, पूरे के पूरे कैपिटल को क्या करेंगे, चारों साइड से फोर्टिफाइड कर देंगे, मतलब पूरे कैपिटल को किलाबंदी कर देंगे, कोई भी कैपिटल में अंदर घुस ना पाए। क्यों? क्योंकि उसी कैपिटल में राजा रहते थे, और पूरे महाजनपद का कंट्रोल, ये जो आपका पूरा महाजनपद है ना, इस पूरे महाजनपद को कंट्रोल कहाँ से किया जाता था, कैपिटल से किया जाता था, और कैपिटल में राजा बैठा करता था उस महाजनपद का। सबसे अच्छा जो आपको महाजनपद का एग्जाम्पल मिल जाएगा वो मिल जाएगा मगध का, ठीक है। मगध एक महाजनपद था जो कि बिहार में पड़ता है, आज के टाइम में कहाँ है, बिहार में है। तो पूरे बिहार में जो ये महाजनपद पाया गया है मगध, वहाँ पे उस मगध को क्या किया गया था, पूरा फोर्टिफाइड कर दिया गया था, इसको चारों साइड से किलेबंदी कर दी गई थी इसके कैपिटल को, और इसी कैपिटल में कौन रहा करता था, इसी कैपिटल में किंग रहा करते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखिए हम लोग को समझने वाली क्या बात है, देखिए अब जो राजा यहाँ पे रह रहा होगा, ठीक है, ये जो कैपिटल है यहाँ पे जो राजा रह रहा होता है, ये क्या क्या करेगा, ये अपने कैपिटल में आर्मी रखेगा, ठीक है। इस राजा के क्या होंगे, मंत्री होंगे, ठीक। राजा हेड हुआ करता था और राजा के अंडर में बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, ठीक। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को जानना है, ये जो राजा की आर्मी और मंत्री है, क्या राजा इन लोग को सैलरी देगा, बिल्कुल देगा, फ्री में तो काम करेंगे नहीं कोई, है ना। राजा इन लोग को क्या देता था, सैलरी देता था। अब राजा अगर अपने आर्मी और मंत्रियों को सैलरी दे रहा है और इस पूरे अपने महाजनपद की, ये जो इतना बड़ा महाजनपद है, इसको पूरा मैनेज कर रहा है, इसको पूरा संभाल रहा है, तो जाहिर सी बात है राजा को पैसे तो चाहिए होंगे ना सैलरी देने के लिए और इतने बड़े एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो राजा क्या करता था, यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, जो भी लोग इस पूरे इनके जनपद या महाजनपद में रहा करते थे, राजा क्या करता था, राजा इन लोगों से टैक्स लिया करता था। मतलब अगला पॉइंट क्या है, राजा जो लोग रह रहे हैं, राजा उनसे क्या करता था, टैक्स लिया करता था, और इसी टैक्स में से थोड़ा सा पैसा निकाल के अपने मंत्रियों को और अपने आर्मी के जो सोल्जर रहते थे उनको सैलरी दिया करता था, ठीक है। अब राजा जो इस टाइम टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जनपद और महाजनपद टाइम पीरियड में जो राजा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो टैक्स राजा किस बेसिस पे कलेक्ट करता था, तो देखिए राजा टैक्स कलेक्ट करता था एक बुक के बेसिस पे। एक बुक है, उस बुक का नाम है धर्मशास्त्र। ये जो धर्मशास्त्र बुक है, इस बुक में सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, लास्ट क्लास में भी हम आपको बता चुके थे, है ना।
इसी धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है कि एक किंग कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसे होना चाहिए, एक राजा को कैसे काम करना चाहिए, एक राजा को कितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, एक राजा को अपने स्टेट को या महाजनपद को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये सारी चीज़ किस में लिखी है? धर्मशास्त्र बुक में लिखी है। और इसी धर्मशास्त्र बुक में ये भी लिखा है कि एक राजा को टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए। तो राजा जो है टैक्स किस चीज़ के बेसिस पे कलेक्ट करता था? धर्मशास्त्र बुक जो थी उसके बेसिस पे राजा टैक्स कलेक्ट करता था। और वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद राजा अपने आर्मी में जो सोल्जर रहते थे या जो राजा का मंत्री परिषद था, जो मंत्री लोग रहते थे वहाँ पे, उनको सैलरी दिया करते थे। ठीक है। और इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, पूरे इंडिया में अगर आप पूरा इंडिया देखेंगे उस टाइम का, तो पूरे इंडिया में बहुत सारे जनपद और महाजनपद रहा करते थे। ठीक है, बहुत सारे जनपद और महाजनपद उस टाइम हुआ करते थे। कितने होते थे, कैसे होते थे, ये अभी आगे बताएंगे। मान लीजिए ये एक जनपद या महाजनपद है और ये दूसरा जनपद और महाजनपद है, इसको दे दीजिए नंबर 1, इसको कर दीजिए नंबर 2। ठीक है, ये दो जनपद या महाजनपद हैं। अब क्या होगा, नंबर 2 जो है यहाँ पे भी एक राजा होगा और नंबर 1 में भी यहाँ पे भी एक राजा होगा। तो अब आप ज़रा एक चीज़ ये सोच के बताइए कि हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, हर कोई चाहता है कि उसकी तरक्की हो। तो जो राजा जनपद या महाजनपद में रह रहे होंगे वो भी चाहते होंगे ना कि उनका राज्य बढ़े, उनकी भी तरक्की हो, उनका भी उनके पास भी ज़्यादा टैक्स आए। तो एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक किया करते थे उस टाइम। ठीक है, ये जो पहला वाला राजा है ये क्या करेगा, ये इस राजा के ऊपर अटैक किया करता था। किस लिए अटैक करते थे? राजा इसलिए अटैक करते थे ताकि इनका एरिया बढ़ जाए। अगर राजा जीत जाता है, ये जो राजा अटैक किया है इनके ऊपर, ये जो पहला वाला किंग है, पहला वाला किंग क्या किया, पहला वाला किंग अटैक किया सेकंड किंग के ऊपर। तो अगर पहला वाला किंग जीत गया तो ये इसका एरिया भी अपने महाजनपद में मिला देगा। मतलब अगर कोई राजा हार जाता था तो उसका एरिया भी उस राजा के पास चला जाता था जो राजा जीता। मतलब अगर पहला वाला राजा जीत गया तो ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा? पहले वाले राजा के पास हो जाएगा। और कैसे जीतते थे? अगर कोई राजा किसी दूसरे जनपद के कैपिटल पे कब्जा कर लिया, फिर से सुनिए, अगर कोई राजा किसी महाजनपद के कैपिटल पे कब्जा कर लिया तो वो राज्य उसका हो जाएगा, वो जनपद या महाजनपद उसका हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग अभी ऊपर ये पढ़े भी थे कि यहाँ पे कैपिटल बनाते थे और कैपिटल को क्या करते थे, कैपिटल को जो किंग रहता था ये फोर्टिफाइड कर दिया जाता था। ठीक है, किलेबंदी कर दी जाती थी पूरे कैपिटल की। किस लिए किलेबंदी की जाती थी? आप लोगों को अब यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसलिए किलेबंदी की जाती थी या इसलिए फोर्टिफाइड किया जाता था ताकि अगर कोई अटैक करे, कोई दूसरा राजा आके उनके जनपद या महाजनपद पे अटैक करे तो वो उनका एरिया कैप्चर न कर पाए, वो उनके कैपिटल में न घुस पाए। ये उस टाइम का एक रूल हुआ करता था कि अगर कोई राजा चाहे दूसरे राजा के एरिया को अपने में मिलाने के लिए, अगर कोई एक राजा किसी दूसरे राजा के एरिया को अपने में मिलाने के लिए ट्राई करे तो उसको कैपिटल जीतना पड़ता था। इसीलिए पहले के टाइम पे जो जनपद हुआ करते थे या महाजनपद हुआ करते थे उनकी कैपिटल को किलेबंदी कर दी जाती थी। किले की तरह पूरे कैपिटल को फोर्टिफाइड कर दिया जाता था ताकि कोई दूसरा राजा उनके कैपिटल पे कब्जा न कर पाए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन सर ज़रा ये भी बता दीजिए कि कितने महाजनपद हुआ करते थे। तो देखिए उस टाइम की अगर बात करें हम लोग तो ये पूरी लिस्ट है आप लोगों के सामने, है ना। ये पूरी लिस्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये महाजनपद है। ठीक है, और उसकी कैपिटल है महाजनपद और उसकी कैपिटल यहाँ पे लिखी हुई है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा बनता है ये भी समझ लीजिए। एक साइड आपको पूरा महाजनपद लिखा रहेगा, ठीक है, 3-4 आपको महाजनपद के नाम दे देंगे, दूसरे साइड उसकी कैपिटल लिखी रहेगी और कह देगा कि मैच करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? दूसरा क्वेश्चन एक साइड हो सकता है महाजनपद के नाम लिख दे
और ये पूछ ले कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में वो महाजनपद किस जगह पे पड़ता है। जैसे आज के टाइम में गांधार कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पड़ता है, और गांधार की कैपिटल क्या है, तक्षशिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा जो नाम है, देखिए टोटल उस टाइम 16 महाजनपद थे। देखिए आखिरी कितना है, 16। ठीक है, तो उस टाइम टोटल कितने महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, टोटल 16 महाजनपद उस टाइम हुआ करते थे। ये 16 महाजनपद की लिस्ट आपके सामने है। ठीक, और उस टाइम कैसे कैसे वो जो महाजनपद होते थे उनकी कैपिटल कहाँ कहाँ थी और आज के टाइम में वो कहाँ कहाँ है, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये लिस्ट हम आपको इंस्टाग्राम का जो पेज है हमारा, वहाँ पे भेज दी जाएगी, और उसके साथ साथ कहाँ पे, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक सब जगह का नाम दिया हुआ है। आप एडुकेटर करके सर्च करेंगे, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको ये लिस्ट भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद उस टाइम हुआ करते थे। सर ये 16 महाजनपद तो थे ही थे, लेकिन ये हम लोगों को कैसे पता चलता है कि उस टाइम 16 महाजनपद थे, उस टाइम टोटल 16 महाजनपद थे, ये चीज़ हम लोगों को कहाँ से पता चलती है। तो देखिए उस टाइम में 16 महाजनपद हुआ करते थे, यानी 16 बड़े बड़े शहर कह सकते हैं कि हुआ करते थे, या 16 बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे। ये चीज़ हम लोगों को पता चलती है 2 जगह से। ठीक है, 2 जगह से ये बात हम लोग को पता चलती है। 2 जगह वो कौन कौन सी है, पहली एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, मतलब एक बुद्धिस्ट किताब है, वहाँ पे इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस पीरियड में 16 महाजनपद थे। और दूसरा जैन लिटरेचर है। ठीक है, जैन लिटरेचर है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस टाइम 16 महाजनपद थे। अब जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उस बुक का नाम क्या है, अंगुत्रा निकाय, अंगुत्रा निकाय। और जो जैन लिटरेचर है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद थे, उस बुक का नाम है भगवती सुता, भगवती सुता। ये दोनों बुक का नाम है, अंगुत्रा निकाय और भगवती सुता, ये दोनों क्या है, ये दोनों बुक का नाम है। और इस दोनों बुक में ये लिखा हुआ है कि उस टाइम पीरियड में टोटल 16 महाजनपद थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है और पूछा भी जा सकता है कि वो दोनों कौन सी बुक है जहाँ पे हम लोगों को महाजनपद के बारे में पता चलता है कि हमारे पास पहले 16 महाजनपद थे और उनकी कैपिटल क्या है। ये कहाँ दिया है, ये एक बुद्धिस्ट बुक है, उस बुक का नाम है अंगुत्रा निकाय, उसमें दिया है। और एक जैन लिटरेचर बुक है या जैन की बुक है, उस बुक का नाम है भगवती सुता, वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप लोग 2 चीज़ समझ लीजिए। जो ये 16 महाजनपद उस टाइम हुआ करते थे ना, ये 2 तरीके के होते थे। जो महाजनपद हुआ करते थे, महाजनपद, ये 2 टाइप के हुआ करते थे। ठीक है, ये कौन कौन से टाइप हैं, देखिए। पहला जो हुआ करता था वो मोनार्कियल हुआ करता था। ठीक है, मोनार्कियल हुआ करता था, मतलब ऐसा जनपद या महाजनपद जहाँ पे किंग रूल कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे कौन रूल कर रहा है, किंग रूल कर रहा है, एक राजा बैठ के अपना शासन पूरे महाजनपद को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा होता था रिपब्लिक क्लैन, दूसरा होता था रिपब्लिकन। रिपब्लिकन क्या होता था, रिपब्लिकन वो होता था जहाँ पे कोई एक राजा नहीं है, बहुत सारे किंग हैं। ठीक है, एक महाजनपद को बहुत सारे राजा मिलके हैंडल कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और ये राजा कैसे सेलेक्ट होते थे, ये वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट होते थे, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी टाइप रहा करता था उस टाइम। ठीक है, तो जो हमारे महाजनपद थे ये टोटल 16 थे, हमारे यहाँ टोटल 16 महाजनपद थे। और ये जो महाजनपद हुआ करते थे ये 2 तरीके के हुआ करते थे। पहला मोनार्कियल, जहाँ पे एक ही राजा बैठ के पूरा शासन कर रहा है, यही राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यही राजा जो है न्याय भी करेगा। ठीक है, और दूसरा होता था रिपब्लिकन, मतलब ऐसा महाजनपद जहाँ पे कोई एक राजा नहीं है, कई राजा हैं और सारे राजा मिल के डिसीज़न लिया करते थे। वैसे राज्य को क्या बोला जाता था, या वैसे महाजनपद को क्या बोला जाता था, रिपब्लिकन बोला जाता था। ठीक है,
अब देखिए आप लोग को एग्ज़ाम में एक चीज़ और पूछ लेता है कि कौन कौन सा जनपद ऐसा था जो मोनार्कियल था और कौन कौन सा ऐसा था जो रिपब्लिकन था। देखिए मैक्सिमम जो थे वो मोनार्कियल थे, रिपब्लिकन वाले का कुछ नाम नोट कर लीजिए, कुछ नाम बता दिया जा रहा है आप लोग को रिपब्लिकन वाले जो हैं, बाकी के उसके अलावा जितने बच रहे हैं वो सब कैसे रहेंगे, मोनार्कियल रहेंगे। देखिए रिपब्लिकन में सबसे पहला आता था वज्जी, ठीक है, एक वज्जी महाजनपद था, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा ये जो वज्जी है ये कैसा था, ये रिपब्लिकन था, ठीक। उसके बाद दूसरा कौन सा था, करू, ठीक, पांचाल, कंबोजा, साक्या, ठीक है, मौर्या, ये सब कैसे क्लैन थे, ये सब रिपब्लिक थे, ये सारे कैसे थे, ये सब रिपब्लिक थे। यहाँ पे कोई एक राजा नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे राजा हुआ करते थे। और आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, ये जो रिपब्लिकल क्लैन हुआ करते थे, इसी क्लैन में से आप लोगों को इस टाइम दो बहुत महान शख्स के बारे में पढ़ना है, जिनका नाम था बुद्धा, जिन्होंने बौद्ध धर्म की खोज की थी, ठीक है, और दूसरे थे महावीरा जो जैन धर्म से रिलेटेड हैं। तो ये बुद्धा और महावीरा जो थे ये लोग भी कैसे क्लैन से आते थे, ये लोग भी रिपब्लिकल क्लैन हुआ करते थे, मतलब इनके पिताजी लोग जो थे वो भी ऐसे ही एक रिपब्लिकन महाजनपद के राजा हुआ करते थे, कई राजाओं में से एक हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब आगे जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ये जो पूरे 16 महाजनपद थे, है ना, जिसकी लिस्ट यहाँ आपके सामने है, ये जो पूरे 16 महाजनपद हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था। देखिए अगर आप पूरे महाजनपद की 16 महाजनपद जो टोटल हैं, इसमें से अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था इस चीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध जनपद था, ठीक है। और ये मगध जनपद कहाँ है आज के टाइम में, ये बिहार में है। अब पूरे 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा पावरफुल था मगध जनपद। अब मगध अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो उसके पीछे कुछ रीज़न भी होगा जिसकी वजह से मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये बात एनसीईआरटी में बताई गई है पहली चीज़, और एनसीईआरटी में रीज़न भी दिया है कि किस वजह से मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। देखिए सबसे पहला रीज़न जो है कि इनके पास मिलिट्री बहुत पावरफुल थी, ठीक है, पावरफुल मिलिट्री, ठीक, मिलिट्री इनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और अगर आप मगध को मैप में देखें तो ये वाला जो एरिया इधर का आ रहा है ना, बंगाल, सुन लीजिए, बंगाल, बिहार और थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट मिला दीजिए तो उस टाइम का मगध बनता था। अब अगर आप लोग इस एरिया को देखें तो यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी। यहाँ पे आयरन बहुत पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत है, ठीक, यहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें थीं जो मगध को बहुत ज़्यादा पावरफुल करती थी। कौन कौन सी, आयरन, फॉरेस्ट, रिवर। किस लिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा इधर। आयरन से क्या होता था, आयरन से लेके यहाँ के जो राजा हुआ करते थे इस मगध महाजनपद के, ये लोग आयरन का यूज़ करके क्या करते थे, आयरन का ये लोग यूज़ करके हथियार बनाया करते थे, ठीक है, तलवार बना लिए, तीर बना लिए। ये लोग किस चीज़ की बनाते थे, ये लोग लोहे की मटेरियल बनाया करते थे, लोहे का जो है औजार बनाया करते थे, लोहे का जो है अस्त्र शस्त्र बनाया करते थे। इस वजह से इनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जो मगध वाला एरिया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस टाइम का देख लीजिए, तो यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था। फॉरेस्ट से इन लोग को एलिफेंट मिल जाया करती थी, ठीक है, फॉरेस्ट से क्या मिल जाया करता था इन लोग को, फॉरेस्ट से इन लोग को एलिफेंट मिल जाया करता था। और इस एलिफेंट को ये लोग अपने आर्मी में यूज़ किया करते थे, ठीक है, इस एलिफेंट को क्या किया करते थे ये लोग, आर्मी में यूज़ किया करते थे। और यहीं से इन लोगों के पास हॉर्स भी हल्का फुल्का मिल जाया करता था। वैसे तो इंडिया में उतना नहीं था, लेकिन इन लोग के पास हॉर्स भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक। और इसके साथ साथ यहाँ पे गंगा का फर्टाइल प्लेन भी है, ठीक। अगर आपको याद होगा तो बिहार में गंगा बहती है, इसी एरिया में गंगा भी बहती है। तो गंगा का जो प्लेन एरिया है, मतलब मान लीजिए ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ से गंगा बह रही है, इस जगह से क्या हो रहा है, गंगा बहते हुए जा रही है। तो क्या ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा, तो गंगा के वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया था, ठीक है। इस वजह से यहाँ खेती भी बहुत होती थी, अच्छी खासी खेती हो जाया करती थी।
तो ये कुछ रीज़न थे जिसके वजह से मगध बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। और जो दो इम्पॉर्टेंट रीज़न बच रहे हैं वो पहला रिवर। देखिए रिवर से क्या होता था, रिवर से इन लोग का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाया करता था, ठीक है। ये लोग रिवर का यूज़ किया करते थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस एरिया में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रिवर बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रिवर्स का यूज़ किया करते थे और काफ़ी आसानी से हो जाया करता था। इसके साथ साथ जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मगध जो है, ठीक है, मगध की जो कैपिटल थी ना, मगध की कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, मगध की कैपिटल तक जल्दी कोई राजा पहुंच नहीं पाता था, अटैक करके जीत नहीं पाता था। किस लिए? पहली चीज़ क्या है? पहली ये है कि जो मगध की कैपिटल है ना वो माउंटेन से सराउंडेड थी, मतलब ये नेचुरली फोर्टिफाइड थी। माउंटेन है, माउंटेन मतलब एक पहाड़ है, पहाड़ के बीचों बीच ये आपकी मगध कैपिटल रहती थी, तो जनरली कोई आ नहीं पाता था। दूसरी चीज़ क्या है कि रिवर से भी सराउंडेड है, ठीक है, रिवर से सराउंडेड है और जो है माउंटेन से सराउंडेड इसकी कैपिटल रहती थी। इस वजह से कोई आसानी से जो है नहीं आ पाता था। और उसके साथ साथ ये जो एरिया है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा थे, तो जंगल वगैरह ज़्यादा है तो जंगल से और एक क्या चीज़ मिल जाएगी, नेचुरल रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाती थी मगध को। और ये सारी चीज़ें जैसे आयरन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, गंगा जहाँ से बह रही है वहाँ की ज़मीन इतनी फर्टाइल है, ठीक है, उसके बाद वहाँ की मिलिट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई आयरन का यूज़ कर करके। इस वजह से ये मगध इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि बाकी सारे जो महाजनपद थे, बाकी के जो 15 महाजनपद थे उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध हो चुका था, ठीक है। तो महाजनपद और जनपद के बारे में जो भी चीज़ें थी हम आपको बता दिए हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक महाजनपद को तो नहीं पढ़ना है हम लोग को, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है कौन सा है वो मगध, जिसके बारे में हम बताएं कि मगध क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल था। इस मगध को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और मगध ये जो महाजनपद था इसमें कौन कौन राजा आए, कौन कौन राजा आके रूल किए, कौन राजा कैसे हटा, कैसे कोई दूसरा राजा आके उनको रिप्लेस किया, ये सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी रहे। थैंक यू।